सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं की कविता मेघ आए व्याख्या सहित करेंगे। इसके रचयिता हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ सन 1927 में और उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। उन्होंने दीनमान का उपसंपादक के रूप में रहे वो और बाल पत्रिका पराग के वो संपादक बने। उनकी जो कविताएं हैं प्रमुख वो कविता संग्रह में हैं, जो मुख्य इस प्रकार हैं। काठ की घंटियाँ, खूटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे और सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त होता है। और यह जो शहरी वातावरण का जो मध्यवर्गीय जीवन है, इनका उनके कथनों में ही नहीं बल्कि भाषा में भी उनका दिखाई देता है यह बोध। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो भाषा है वह सहज एवं लोक जीवन है उनकी महक लिए हुए हैं। अब प्रसंग प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता मेघ आए है। इसके रचयिता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इसमें कवि ने बादलों का मानवीकरण किया है और बादलों को मेहमान के रूप में लिया है और बूढ़े पीपल को गाँव के सबसे बड़े बुजुर्ग के रूप में और लता जो बेल थी उसे बादल की या दामाद की पत्नी के रूप में लिया गया है। सबसे पहले पद्यांश की व्याख्या। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। शब्दार्थ। मेघ बादल, बन-ठन के यानी सज के तैयार होकर, संवर कर तैयार होकर, बयार हवा, पाहुन मेहमान, मेघ बादल संवरना सजना, बन-ठन में तैयार होना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बादल बन-ठन के सज धज के तैयार होकर गांव में आ गए और मेहमान यानी दामाद जब गांव में आते हैं वो भी क्या होते हैं, बन-ठन कर यानी सज संवर कर तैयार होकर गांव में आते हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब देखिए, जब बादल उमड़ते हैं तो आगे आगे क्या होती है, नाचती गाती हुई बयार यानी हवा चलती है। और ऐसे ही जब गांव में दामाद आते हैं तो उनके स्वागत के लिए गांव के लोग तैयार रहते हैं, उनका स्वागत करने के लिए आगे आगे उनके चलते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। अब देखिए, जब बादल उमड़ कर आते हैं और तेज हवाएं चलती हैं और हवा के चलने से जो हर एक गली में क्या होते हैं, खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं। इसी प्रकार जब दामाद गांव में आते हैं तो उनके स्वागत में या उनको देखने के लिए गली गली में प्रत्येक गली में क्या है, दरवाजे खिड़की खुलने लगते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। पाहुन जो आए हों गांव के शहर में, और उन्हें देखने के लिए लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे शहर से कोई पाहुन यानी मेहमान गांव में आ गए हों और सभी उन्हें देखना चाहते हों। मेघ आए बड़े ही बन-ठन के संवर के, और बादल क्या हो गए हैं, बन-ठन के संवर के तैयार होकर आ गए हैं। और जो 4th पंक्ति थी, इस पंक्ति में क्या है, पाहुन जो आए हों गांव के शहर में, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा पद्यांश। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। अब व्याख्या से पहले शब्दार्थ। पेड़ यानी वृक्ष, झुक झांकने से भी प्राय है कि झुक गए, गर्दन उचकाए यानी गर्दन उठाकर, घाघरा उठाए यानी अपना जो स्त्रियां घाघरा पहनते उसको उठाकर, बाकी चितवन तिरछी नज़र,
ठिठकी यानी ठिठक गई है, रुक गई है। घूंघट सरके यानी जो स्त्रियां पर्दा करती हैं वो सरक गया। मेघ बादल बन ठन कर यानी सज संवर कर। अब कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे बादल उमड़ घूमड़ कर आए थे, हवा चली थी, और हवा के चलने से क्या हो गया, पेड़ झुक झाकने लगे। पेड़ क्या हो गए, झुकने लग गए, और गर्दन उचकाए, और कभी वो झुक जाते हैं हवा चलने से, कभी वो खड़े सीधे खड़े हो जाते हैं। और मेहमान आता है गांव में, दामाद आते हैं गांव में, तो लोग क्या करते हैं, वो पेड़ों का अभिप्राय किससे किया गया, लोगों से मतलब लिया गया है कि जब दामाद गांव में आते हैं तो लोग क्या करते हैं, दामाद को देखने के लिए कभी तो अपनी गर्दन झुकाते हैं यानी नीचे से देखने का प्रयास करते हैं, कभी अपनी गर्दन उचका कर यानी ऊंची उठा कर ऊपर से देखने का प्रयास करते हैं। आंधी चली धूल भागी गागरा उठाए। अब देखिए, जब तेज हवा चलती है तो उससे आंधी चलती है, आंधी बन जाती है, और आंधी चलने से धूल भागी यानी धूल उड़ती है, मानो अपना घाघरा उठाकर भाग रही हो। अब यहाँ जब मेहमान आता है तो जब जो स्त्रियां हैं गांव की, वो तेज तेज भागने लग जाती हैं और अपना घाघरा उठाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मेहमान को, दामाद को एक नज़र देख लिया है, और फिर औरों को भी वो समाचार देने जा रही हैं कि दामाद गांव में आ गए हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। अब क्या हो रहा है, या नदी ठिठकी से अभिप्राय क्या है कि स्त्रियों से लिया गया है। स्त्री जो हैं वो वही एकदम जैसे मेहमान को देखते ही रुक गई हों, और अपना घूंघट सरका कर वो उन्हें बाकी चितवन तिरछी नजर से देखना चाहती हूँ। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, और बादल क्या हैं, बड़े ही बन ठन के, बड़े ही तैयार होकर सज धज कर आ गए हैं। अर्थात गांव में दामाद मेहमान के रूप में आए हैं और वो बड़े ही संत संवर कर आ गए हैं। तीसरे पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखिए, बादल आए, बादल आने से तेज हवा चली, आंधी चली, और उसके चलने से अब बूढ़ा पीपल किसे कहा गया है यहाँ, एक तो बूढ़े पीपल से अभिप्राय है कि पीपल का पेड़ जो बहुत पुराना है और जिसकी आयु है वो बहुत लंबी होती है, दीर्घायु होता है पीपल का पेड़। और दूसरा अभिप्राय है कि गांव का सबसे बड़ा बूढ़ा जो बुजुर्ग होता है उससे लिया गया है। अब बादलों से लेते हैं कि हवा चल रही है और जो बूढ़ा पीपल का पेड़ है वो क्या कर रहा है, आगे बढ़कर, कभी हवा चलने से आगे बढ़ता है, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे वो क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। अब मेहमान के रूप में क्या लेते हैं कि दामाद गांव में आए हैं तो गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो आगे बढ़कर, जुहार का अभिप्राय है कि आदर के साथ झुककर उनसे क्या करता है, नमस्कार करता है दामाद को। अब बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, किवार होता है दरवाजा या किवाड़। अकुलाई लता से अभिप्राय है यहाँ जो बादल की पत्नी है या दामाद की जो पत्नी है, लता या बेल, लता का अभिप्राय साधारण सा अर्थ बेल है, और उससे क्या लिया गया है, लता को यहाँ बादल या दामाद की जो पत्नी है उसे लिया गया है। और अब जो लता है, लता क्या कर रही है, किवाड़ की ओट में होकर उसे बादल को अकुलाई उल्हाना दे रही है। क्या, बरस बाद सुधी लीनी। अब बरस मीन्स 1 साल के बाद, सुधी मीन्स आपने मेरी बारे में सोचा है, आपने मेरे बारे में ध्यान किया, आपको मेरे ध्यान आया। तो अब वो बादल, जैसे वर्षा का मौसम होता है वो भी 1 साल के बाद आता है, और जो लता थी जो उसकी बादल की पत्नी थी या दामाद की जो पत्नी थी वो क्या कह रही है कि वो लाना दे रही कि तुम्हें मेरी 1 साल के बाद मुझे सुधी आई, मेरी चेतना ले आपने लिए, मेरा ध्यान आपको आया है। अब आगे क्या होता है, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। अब क्या होता है, हरसाया, ताल से अभिप्राय क्या है, तालाब, ताल से क्या अभिप्राय है, तालाब। परात मीन्स बड़ा सा जो थाली होती है उसे परात कहते हैं। अब देखिए,
हर्षाया ताल लाया। अब जब बारिश होगी तो तालाब क्या होगा, ताल भी हर्षाएगा, हर्षाने से मतलब खुश होगा, उसके भी वो भी पानी से भर जाएगा और पानी से प्रात भर करके पानी ज़्यादा तालाब में हो जाएगा। अब दूसरा अभिप्राय क्या है कि जब मेहमान या दामाद घर में आते हैं तो दामाद के जो रिश्तेदार या कोई घर के कोई हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि तालाब से परात भरकर पानी लेकर आते हैं और उनके परात में उनके पैर धुलवाते हैं। उनके पैरों पर जो मिट्टी वगैरह लगा होता है वो धुल जाता है, उनकी थकान उतर जाती है। अब मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, और बादल बड़े ही सज सवर के तैयार होकर आए हैं, अर्थात दामाद गांव में बड़े ही सज सवर कर तैयार होकर आए हैं। अब चौथे पद्यांश की व्याख्या। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, समा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। शब्दार्थ। क्षितिज से अभिप्राय है जहाँ आसमान और पृथ्वी मिलते हुए नजर आते हों। अटारी अपने घर की सबसे ऊंची चोटी। दामिनी बिजली। दमकी मीन्स चमकी। क्षमा करना माफ़ करना। गांठ खुल जाना यानी सभी गलतफहमियाँ दूर हो जाना। भ्रम यानी कोई भी भ्रम न रहना। बांध टूटना, जो पानी रोकने के लिए जो बांध बना जाता है वो टूटना। झरझर मिलन यानी झरझर के जो बारिश होती है, मिलन मिलने के बाद अश्रु आंसू ठरके यानी आए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब इस पहली पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं, क्षितिज अटारी गहराई। अब देखिए, बादल घिर कर आते हैं और घर की सबसे ऊंची अटारी पर वो आ जाते हैं, और दामिनी दमकी, और दामिनी भी बिजली भी वहाँ चमकने लग जाती है। दोनों के मिलन से क्या होती है, वर्षा होने लगती है। और ऐसे ही दूसरा अभिप्राय क्या है कि जब एक पति पत्नी, जैसे बादल उनकी दामाद थे और उनकी पत्नी, दोनों का वहाँ वो अटारी पर पहुँचते हैं, दामाद और उनकी पत्नी का उनके साथ मिलन होता है, तो मिलने से उनकी आभा क्या है, दामिनी की तरह उनकी आभा चमकने लगती है। और क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। अब क्या कर रही है उनकी पत्नी, उनसे माफ़ी मांग रही हैं कि क्षमा करिए मुझे, मेरे जो भ्रम मुझे हो गया था उसकी गांठ अब खुल गई है। मुझे संदेह था कि आप अब तक एक साल तक नहीं आए और अब नहीं आएंगे, और आपके आने से जो वो मेरे अंदर संदेह था वो अब दूर हो गया है। मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दे कि मैंने आपके प्रति मन में संदेह पाला। अब बांध टूटा झरझर मिलन। अब देखिए, जब आकाश में बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, दोनों के चमकने से जब वर्षा होती है, और अब क्या हुआ, बांध टूटा झरझर मिलन। अब दोनों बादल यानी दामाद और उनकी पत्नी का जब मिलन हुआ तो मिलने से जो आंसू रुके हुए थे वो झरझर के, उनके मिलने से आंसू जो रुके हुए थे वो क्या होने लगे, बरसने लगे, यानी उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, और मेघ बड़े ही सज सवर के तैयार होकर गांव में पधारे हैं, और उनके मिलने, उनके आने से गांव में वर्षा हुई है। ऐसे ही दामाद और उनकी पत्नी के मिलन से दोनों के जो मन में है सारे भेद, उनके भ्रम था, जो संदेह था, वो उनकी पत्नी का दूर हो गया है, और आपस में उनके आंखों से आंसू टपकने लगे हैं।